हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। साउंड की आज हम क्लास 2 आपके सामने लेने वाले हैं। पहली क्लास में हमने साउंड के बारे में जाना, साउंड ध्वनि की साउंड क्या होती है, ध्वनि क्या होती है और किस तरीके से संचरण करती है। इसी श्रृंखला में आज चलते हुए भाग 2 आपके सामने लेकर आए हैं और आज के ध्वनि किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या हमारे ध्वनि में प्रकार होते हैं, वो हम आगे आज पढ़ेंगे। तो ध्वनि के अंदर हम आगे बढ़ते हुए आपको आज ये बताएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले तरंग के भी पार्ट में पढ़ी थी कि तरंग किस तरीके की होती है। 2 तरीके की तरंग होती है। 2 तरह की तरंगों में हमने क्या पढ़ा था कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, तो इसके बारे में हमने जाना था। तो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में हमने जो चीज जानी, उसमें हमने देखा कि अनुदैर्घ्य तरंग को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग को हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। इसमें हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से ये तरंगें संचरण करती हैं। तो अगर चित्र में देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल तरंगों में हमने क्या देखा है कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों है। रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, संपीड़न और वृद्धि दोनों है कि कहीं पर तो ये बहुत नजदीक है, फिर कहीं पर ये बहुत बड़े। देखिए नजदीक और आपके क्या है, ये नजदीक, यहाँ आपके दूरी, फिर नजदीक। तो हमने ये देख रहे हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों के अंदर जो हमारे कण हैं वो पहले नजदीक आते हैं और वायु का दबाव बना देते हैं। तो वायु का दबाव बनने के बाद ये हमारे कण नजदीक इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आगे की तरफ गमन करना शुरू कर देते हैं। फिर देख इनमें काफी दूरी आ जाती है, फिर ये नजदीक आते हैं। तो ये क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग में हमने देखा कि हमारी जो वेव चलती है, हमारी जो तरंगें चलती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से चलती हुई आती हैं और क्या बनाती है, आपका क्रस्ट और ट्रफ का निर्माण करती है। मतलब कि आपका शृंग और गर्त का निर्माण करती है। ऊपर वाला शृंग और नीचे वाला गर्त, तो क्रस्ट और ट्रफ का निर्माण करते हुए चलती हैं। चलिए आगे अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हमारे अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। अनुदैर्घ्य तरंग पर हम आगे चलते हैं आपके। तो सबसे पहले हमारी अनुदैर्घ्य तरंग, तो हमारी अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर हम क्या देखेंगे, तरंग जिसमें कि माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं और जिसमें तरंग गति कर रही होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। मतलब कि दोस्तों आप क्या देखेंगे कि अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। मतलब कि कण क्या कर रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, बस कंपन कर रहे हैं और आगे वाले को में कंपन पैदा कर रहे हैं और वो अपने आगे वाले के अंदर कंपन पैदा कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे क्या करते हैं, कण चलते रहते हैं किस दिशा में, जिसमें की तरंग गति कर रही है। मतलब कि तरंग जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में हमारे कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो चित्र में हम देख सकते हैं कि अगर हमने देखा कि हमारी तरंग इस दिशा में गति कर रही है, तो हमारे जो कण हैं वो आगे पीछे चल रहे हैं। आगे पीछे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं, बस अपने ही जगह पर आगे पीछे हिल डुल रहे हैं। आगे वाले को हिल डुल रहे हैं, फिर उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, उससे आगे, क्योंकि हमारी तरंग किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। तो उसी तरफ हमारे कण गति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग में जिसमें की तरंगे माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंगे आगे पीछे तरंगे चल रही होती हैं, आगे पीछे चल रही होती हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थात इसका मतलब क्या है। अगर हम मतलब की बात करें, माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में आगे पीछे चलते हैं। माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में आगे पीछे चलते हैं। क्षैतिज दिशा मतलब कि अपनी ही जिस तरफ हमारी तरंग चल रही है उसी तरफ क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, अंत। ये चीज हम पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं।
अनुदैर्घ्य तरंग के सभी तीन माध्यम ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि अनुदैर्घ्य तरंग को हम ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी उत्पन्न कर सकते हैं। साथ के साथ नोट करते हुए चलते चलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम ये कहते हैं कि सालंकी पर अनुदैर्घ्य तरंग का निर्माण। सालंकी माने स्प्रिंग। सालंकी क्या होती है? स्प्रिंग। सालंकी हमारी स्प्रिंग जब एक सिरे से दबाया जाता है और खींचा जाता है तो अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होती है। अब एक स्प्रिंग ले लीजिए आप, स्प्रिंग को एक तरफ से दबाइए और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग में जिधर से दबा रहे हैं आगे बढ़ते 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 इस तरीके से स्प्रिंग खुल जाएगी जैसे कि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग चलती है। तो क्या लिखा है कि सालंकी स्प्रिंग पर जब एक सिरे से दबाया जाता है, सालंकी स्प्रिंग को जब एक सिरे से दबाया जाता है या खींचा जाता है तो अनुदैर्घ्य तरंग वहां पर क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई चीज है, यहां पर हमने स्प्रिंग लगाई और यहां पर हमारी क्या है? स्प्रिंग लगी हुई है। अगर हम इसको एक तरफ से दबाते हैं तो दबाने के बाद ये इतने नजदीक हो जाएंगे और आगे वाले कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो हमने देखा कि जैसे ही हम एक तरफ से स्प्रिंग को दबाते हैं तो हमारा क्या दिखाई देता है? जैसे कि अनुदैर्घ्य तरंग वहां पर उत्पन्न हो रही है। जैसे ही हम खोलेंगे तो ये वाला जो सिरा है ये एकदम से इस तरीके से होगा और ये नजदीक नजदीक आएंगे, फिर इस तरीके से आगे। तो ये किस तरीके से हो गया? जैसे कि हमारी अनुदैर्घ्य तरंग आगे पीछे चलती है। तो एकांतर, स्पीडन और विरल दिखाई देता है। तो ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? स्पीडन और ये क्या है आपका? विरल दिखाई देता है। तो जहां से हमने दबाया वो क्या हो गया? स्पीडन। और जो आगे की बची हुई स्प्रिंग है वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? विरल दिखाई देता है। तो हम स्प्रिंग में क्या देख सकते हैं कि जब ऐसी जैसे ही हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो वहां पर हमारा स्पीडन और विरल एक साथ दिखाई देता है। यही अनुदैर्घ्य तरंग है जो सालंकी के साथ साथ प्रागमन करती है। कहने का मतलब क्या है कि यही हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर हमारे अनुदैर्घ्य तरंग परिभ्रमण करने लगती है। सबसे अच्छा और सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे कि हम रेयरफैक्शन और कंप्रेशन मतलब कि स्पीडन और विरल को एक साथ देख सकते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग जिस तरीके से गमन करती है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम स्प्रिंग को देखते हैं। अब देखिए इस चित्र के अंदर हम क्या देख सकते हैं? स्प्रिंग को, ये हमारी स्प्रिंग है, एक माध्यम है जहां पर स्प्रिंग हमारी बंधी हुई है। ये पूरी स्प्रिंग इस तरीके से हमारी हो गई। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरी स्प्रिंग हमने कर रखी है, दूसरी तरफ से हमने इसको बांध रखा है। अब हमने क्या काम किया? जैसे ही हम स्प्रिंग को दबाना शुरू करेंगे, जैसे ही हम स्प्रिंग को दबाना शुरू करेंगे और एकदम से उसको छोड़ेंगे तो हमारा यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? कंप्रेशन मतलब कि संपीड़न। संपीड़न, संपीड़न। और ये जो भाग हमारा बन रहा है ये क्या है? विरल। विरल हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं? ये हमारा संपीड़न, ये हमारा विरल, फिर संपीड़न, फिर विरल, फिर संपीड़न, फिर विरल, फिर संपीड़न, फिर विरल, फिर संपीड़न। इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है कि हमारी अनुदैर्घ्य तरंग किस तरीके से गमन कर रही है। तो उसी तरीके से हमारे संपीड़न और विरल लगातार बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम उसको छोड़ेंगे वैसे वैसे हमारे विरल और संपीड़न बनते हुए जाते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक सालंकी हमारे अनुदैर्घ्य तरंग की तरह बर्ताव कर सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या आता है? आगे चलते हैं संपीड़न क्या है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले की क्लासेस में भी हमने इसको पढ़ा था एक बार, क्योंकि हम इनको बार बार आपको इसलिए बता रहे कि सर तरंग चैप्टर में भी आपने बताया, ध्वनि चैप्टर में भी आपने बताया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर जगह हमें दिखाई भी देंगे और हमें बार बार हमारे सामने भी आएंगे। तो जितना ज्यादा आपके सामने ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा उतना ही अच्छा है। चलिए संपीड़न के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में संपीड़न को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में संपीड़न को हम कहते हैं कंप्रेशन। दिस इज कंप्रेशन। क्या लिखा है? वह भाग जिस
जिसने कुंडलियां सामान्य की अपेक्षा अधिक पास पास होती हैं, वह भाग, स्प्रिंग को ले लेते हैं, चलिए, वह भाग जिसमें की कुंडलियां नजदीक नजदीक होती हैं, कुंडलियां मतलब कि ये नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है, और ये हो गया दूर दूर। तो जो भाग हमारा नजदीक होता है उसको हम क्या कहते हैं, संपीड़न। क्या कहते हैं, संपीड़न, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि वह भाग जिसमें कुंडलियां सामान्य की अपेक्षा ज्यादा नजदीक होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। और हमारा विरल, रेयर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, वह भाग जिसमें कुंडलियां सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होती है। जैसे कि पेन की स्प्रिंग ले लीजिए, आपने सबने देखा होगा कि पेन की स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसी स्प्रिंग होती है। बच्चे क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग को इधर और इधर खोल दो, जब ये नजदीक नजदीक है तो संपीड़न हो गई। जैसे ही पकड़ कर हमने स्प्रिंग को लंबा कर दिया तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, दूरी, इनके बीच में कितनी दूरी आ जाएगी, ऐसे ये दूर दूर हो जाएंगी। तो जब ये दूर दूर हो जाएंगी तो क्या बन गया, हमारा रेयर फ्रैक्शन, मतलब कि विरल हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विरल हमारा बन जाएगा। तो वह भाग है जिसमें कुंडलियां सामान्य की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होती हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा विरल कहलाता है। क्या कहलाता है, विरल कहलाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको संपीड़न और विरल, संपीड़न और विरल सही तरीके से समझ में आ गया होगा, चित्र अनुसार भी और प्रैक्टिकल करके भी। स्प्रिंग सबसे अच्छा है कि सर बाजार से स्प्रिंग क्यों लाए, एक पेन की स्प्रिंग निकालिए, उसे दूर कर दीजिए तो विरल हो जाएगा, नजदीक रहने दीजिए संपीड़न ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए क्योंकि हमारी ध्वनि भी इस तरीके से संचरण करती है। अब देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कारण विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर विस्थापित होते हैं। क्या है, क्या बताया जा रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कारण विक्षोभ संचलन की दिशा में समानांतर विस्थापित होते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग में और माध्यम के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, बल्कि अपनी विराम अवस्था के आगे पीछे ही डोलन करते हैं। एक बार फिर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कारण डिस्टरबेंस, विक्षोभ ही पैदा करते हैं, बस अपनी जगह पर हिलते रहते हैं। और संचलन की दिशा में समानांतर, जिस तरफ संचलन चल रहा है उसमें समान रूप से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, कण तो वहीं रहते हैं, कण कहीं नहीं जाते, बस अपनी जगह पर हिलते रहते हैं। जब वो हिलते ही रहेंगे तो आगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो आगे वाले को धक्का दे दे। अरे सबसे अच्छा एक और एग्जाम्पल याद आता है, विद्यालय। देखिए सब लोग विद्यालय में गए तो विद्यालय में प्रेयर की लाइन लगती है, तो जैसे ही प्रेयर खत्म होती है तब आगे पीछे धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। तो धक्का मुक्की क्या, अगर हम धक्का मुक्की करते रहे तो आगे वाला क्या करेगा, उससे आगे वाले को धक्का देगा, उससे आगे वाला अपने आगे वाले को धक्का देगा। तो वही तो हो रहा है, और हम खड़े क्या है, अपनी ही जगह पर खड़े हैं। तो माध्यम के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, बल्कि अपनी विराम अवस्था में ही आगे पीछे डोलन करते हैं। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हुए हम आगे ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे। अब देखिए आगे वहीं पर कि सर ये दो टॉपिक क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है, हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। क्यों है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, व्हाई, बिकॉज़ जिस तरह से सालंकी में विक्षोभ का संचलन होता है उसी प्रकार से ध्वनि तरंगों में भी संचलन होता है, इसीलिए ध्वनि तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग है। जिस तरीके से हमारी सालंकी स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, विक्षोभ, डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, उसी तरीके से हमारी ध्वनि तरंगों में भी क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और ये किस तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि हमारी अनुदैर्घ्य तरंग करती है। जब ध्वनि तरंग
वायु से होकर गुजरती है। क्या होती है? जब ध्वनि तरंग वायु से होकर गुजरती है तो वायु के कण ध्वनि तरंग की दिशा में समानांतर आगे पीछे क्या करने लगते हैं? संपीड़न और विलयन का निर्माण करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि ध्वनि, जब हमारी ध्वनि वायु में गमन करती है तो ध्वनि की वजह से वायु के जो कण होते हैं, क्या होते हैं? ध्वनि की वजह से जो वायु के कण होते हैं वो तरंग की दिशा में, मतलब कि जिस तरफ हमारी तरंग चल रही है, ध्वनि चल रही है, तरंग की दिशा में समानांतर क्या करने लगते हैं? आगे पीछे कंपन करने लगते हैं, जिससे हमारा संपीड़न और विलयन दोनों ही का निर्माण हो जाता है। तो देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग इसीलिए ही समझी गई क्योंकि हमारी ध्वनि तरंग वायु में जब गुजरती है तो वायु के कण ध्वनि तरंग के समानांतर होकर आगे पीछे क्या करने लगते हैं? विक्षोभ उत्पन्न करने लगते हैं, और जब वो विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो वहां पर संपीड़न और विलयन दोनों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हुए हम क्या देखते हैं? संपीड़न के माध्यम के कण सामान्य अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के पास पास होते हैं, जिससे माध्यम में घनत्व की अस्थायी वृद्धि होती है और फलस्वरूप दबाव में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब संपीड़न में हमारा क्या होता है? वायु के कण आसपास होते हैं और वायु के आसपास होने की वजह से वहां पर क्या होने लगता है? माध्यम में घनत्व, मतलब कि इकट्ठे होने की वजह से घनत्व वहां पर उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से वहां पर दबाव में वृद्धि, मतलब कि दबाव में वृद्धि होगी और आगे वाले को क्या दे देंगे? वो धक्का दे देंगे। विलयन में माध्यम के कण सामान्य स्थिति में की अपेक्षा सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, जिससे माध्यम में घनत्व की कमी होती है, फलस्वरूप दबाव के कण हो जाते हैं। कह सकते हैं कि संपीड़न उच्च दबाव का क्षेत्र है और विलयन निम्न दबाव का क्षेत्र है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं तो बोलने से जब हमारी ध्वनि निकलती है तो जो वायु के कण होते हैं उनमें संपीड़न और विलयन दोनों का निर्माण हो जाता है। संपीड़न की वजह से वहां पर हमारा दबाव ज्यादा होने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि संपीड़न क्या है? उच्च दबाव का क्षेत्र। संपीड़न क्या है? उच्च दबाव का क्षेत्र है और विलयन क्या है? निम्न दबाव, क्योंकि संपीड़न में हमारे पार्टिकल मतलब कि कण नजदीक होते हैं और हमारे विलयन के अंदर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए दबाव किसमें ज्यादा होगा? संपीड़न के अंदर, और विलयन में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे ही तत्वों के अंदर हमारे संपीड़न और वारा, जैसे कि अब हम वायु का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने क्या किया कि यहाँ से हमारी वायु आ रही, हम यहाँ से, आपने भोंपू देखा है जिसमें ऐसे बोलते पी निकलती है आवाज, तो ऐसी जो आवाज निकली तो यहाँ पर क्या देखे? जैसी हमने आवाज सुनी तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? संपीड़न होता हुआ। कण क्या है? नजदीक नजदीक है, तो नजदीक होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? दबाव ज्यादा है, और जैसे ही यहाँ पर आए तो इन्होंने क्या किया? इन वाले पार्टिकल को क्या किया? धक्का देना शुरू कर, ये आगे की तरफ हिलने लगे और यहाँ पर भी फिर क्या हुआ? दबाव ज्यादा हुआ। इसी तरीके से एक बार दबाव होता है, आगे के कण क्या करने लगते हैं? दोलन करने लगते हैं, फिर दबाव ज्यादा होता है, फिर आगे के कण क्या करने लगते हैं? दोलन करने लगते हैं, फिर दबाव ज्यादा होता है, फिर दोलन करते हैं, फिर दबाव। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा संपीड़न हो रहा है और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? विलयन हमारा हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ध्वनि के कारण हमारे संपीड़न और विलयन का निर्माण साथ साथ हो रहा है, और हमारे जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, और हमारी जो आवाज है वो आगे निरंतर तरंग की दिशा में लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जो वायु के अंदर उत्पन्न है। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि हमारे संपीड़न और विलयन साथ साथ हो रहे हैं, और उन संपीड़न और विलयन की वजह से हमारी ध्वनि आगे बढ़ती हुई जा रही है, और ये जब तक होता रहेगा जब तक हमारी ध्वनि सुनाई दूसरे को नहीं दे जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्सल वेव के बारे में जान लेते हैं। अभी अनुदैर्घ्य के बारे में हम जान लेते, अब अनुप्रस्थ के बारे में जान लेते। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे में माध्यम के कण गति तरंग गति की दिशा में ऊपर नीचे दोलन करते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमारे जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं इनको संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यमों की आवश्यकता हो जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं? अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में ऊपर नीचे समकोण पर कंपन करने लगे। चित्र अनुसार देखें
कि मान लीजिए हमारी तरंग इस तरीके से चल रही है, तो ये आई ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे गमन कर रही है। तो क्या हो रहा है कि कण तरंग की गति में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, कंपन पैदा कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या बना रहे हैं, ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रफ। इसको हम क्या कहते हैं, श्रृंग, और ये क्या होता है हमारा गर्त। इसका निर्माण कर रहे हैं, श्रृंग और गर्त का निर्माण कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें किस तरीके से चल रही हैं, ऊपर नीचे समकोण बनाते हुए कंपन पैदा कर रहे हैं, कभी उच्च में कभी निम्न में, कभी उच्च में कभी निम्न में, क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे की तरफ चल रही है। ठीक है, आगे चलते हुए हमको उदाहरण ले लेना है। जैसे कि तालाब का एक उदाहरण है हमारा, तालाब का। तालाब में जल की सतह पर उत्पन्न जल तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। बिल्कुल, अगर तालाब के स्थिर जल में आप पत्थर मार देंगे तो वहां पर अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग होंगी। बिल्कुल सही है। एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को जिसका दूसरा सिरा हुक से स्थिर हुआ है तेजी से ऊपर नीचे गति करता है। स्प्रिंग को हाथ में लेने से जो दबाव पैदा होता है वहां पर हमारी अनुदैर्ध्य तरंग का निर्माण होता है। लेकिन जब आप स्प्रिंग को एक हुक में बांधे, यहां से बांधकर खींचेंगे और छोड़ेंगे तो आप उसको ऐसे हिलाएंगे तो स्प्रिंग ऊपर नीचे हिलेगी। कैसे हिलेगी, ऊपर नीचे हिलेगी। तो वहां पर भी अनुप्रस्थ तरंगों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अनुप्रस्थ तरंग जब माध्यम में स्थित ऊर्जा प्रग्रमण करती है तो माध्यम के कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर नीचे करने लगते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब कि एक बार ऊपर एक बार नीचे दिशा में क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं, कंपन पैदा करने लगते हैं। और ऐसे में हमारी क्या होती है, हमारी अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण होता है। तो इसका प्रकाश की तरंग हमेशा अनुप्रस्थ तरंग होती है क्योंकि ये हमारे साइनसोइड वेव में गमन करती है, ऊर्ध्वाधर वेव में हमारी क्या करती है, संचरण करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ध्वनि की चाल, सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि की चाल क्या है, ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल के बारे में बात करेंगे तो ध्वनि क्या है, ध्वनि श्रुति पे ध्वनि जिस दर से हमारे कानों तक पहुंचती है उसे ध्वनि की चाल कहते हैं। मतलब किसी भी स्रोत के कारण अगर ध्वनि हमारे कानों तक पहुंच रही है तो उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि की चाल कहते हैं। ये जो चाल है, ये जो चाल हमारी है, ये तीन तरीके से काम करती है, माध्यम, तापमान या आर्द्रता। माध्यम के कारण, तापमान के कारण और आर्द्रता के कारण हमारी ध्वनि की चाल चलती है। चलिए पहला लेते हैं जल्दी से, माध्यम क्या है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब माध्यम कोई भी वे जिसके अंदर हमारी क्या चल रही है, ध्वनि चल रही है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड की होती है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। हम क्या देख रहे हैं कि वायु में हमारी ध्वनि की चाल कम होती है, इसीलिए तो स्पेस में जाते हैं तो वहां कोई माध्यम नहीं होता तो सुनाई भी नहीं देता। जल में और भी ज्यादा 1500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, लोहे में ध्वनि की चाल और भी ज्यादा होती है 5130 की रफ्तार से। तो क्या लिखा हुआ है कि गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से प्रगमन करती है। कहने का मतलब गैस में कम, हवा में कम, द्रव में और तेज और ठोस में सबसे तेज गमन करते हैं। इसीलिए तो जब हम ट्रेन आ रही होती है तो हम पटरी पे कान लगाते हैं तो काफी दूर से आती हुई ट्रेन के बारे में हमको पता चल जाता है। तो वो इसी कारण से होता है कि ध्वनि हमारी ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। चलिए यार, तो ये हमारा माध्यम हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तापमान। ध्वनि की चाल तापमान पर भी निर्भर करती है। क्या करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है। 0 डिग्री सेल्सियस वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।
जैसे जैसे वायु में तापमान की वृद्धि होगी वैसे वैसे हमारी ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। मतलब तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या होता है, वृद्धि होती है। तापमान जितना कम होगा उतना ही कम हमें सुनाई देगा। ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। कहने का मतलब ठंडे दिनों में ध्वनि की चाल कम होगी तो गर्म दिनों में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम क्या देखते हैं, ध्वनि बूम। एक टॉपिक है ध्वनि बूम क्या होता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उन वस्तुओं को पराध्वनिक चाल, पैरासोनिक स्पीड वाला कहा जाता है। जैसे लड़ाकू विमान दोस्तों, यह ध्वनि बूम। जो ध्वनि बूम का मतलब है कि कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें कि ध्वनि से तेज वो वस्तु चल रही हो उसको ध्वनि बूम कहते हैं। मतलब कि इसको पैरासोनिक स्पीड कहते हैं। जैसे कि वायुयान, बंदूक की गोली, रॉकेट आदि। आप जैसी गोली छोड़ते हैं तो गोली तो निकल जाती है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। वायुयान, हवाई जहाज गुजर जाता है, लड़ाकू विमान हमें बाद में पता चलता है। तो रॉकेट आदि ये सब क्या है, पैरासोनिक स्पीड से चलते हैं। तो ध्वनि बूम क्या है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उन वस्तुओं को पराध्वनिक, पराध्वनिक का मतलब पैरासोनिक स्पीड वाला कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या है, वायुयान, बंदूक की गोलियां, रॉकेट आदि कह सकते हैं। अत्यधिक उच्च चाल के कारण, अत्यधिक उच्च चाल के कारण पराध्वनिक वायुयान, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट वायु में अत्यधिक चाल प्रबल ध्वनि से उत्पन्न करते हैं जो प्रघाती तरंग, शॉक वेव्स कहलाती है। कहने का मतलब जब लड़ाकू विमान की स्पीड हमारी ध्वनि की स्पीड से तेज होती है, इसीलिए लड़ाकू विमान अपना काम करके चला जाता है, ध्वनि बाद में पता चलती है। इसी वजह से तो वो क्या उत्पन्न करते हैं, हमारे शॉक, क्या उत्पन्न करते हैं, शॉक वेव्स उत्पन्न करते हैं, जो क्या कहलाती है, प्रघाती तरंगे कहलाती है, जिनसे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा होती है। मतलब कि ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है हमारी शॉक वेव्स के अंदर। ये सब कहां से उत्पन्न होती है, जब हमारा वायुयान, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रबल स्पीड से निकल जाए तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, प्रघाती तरंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते में प्रघाती तरंग द्वारा होने वाला असाधारण वायुदाब परिवर्तनों से ध्वनि की तीव्र विस्फोट होता है, जो ध्वनि बूम कहलाता है। मतलब कि यही जो प्रघाती तरंगें होती है इनसे हमारा वायु में बहुत ज्यादा दबाव पैदा होता है और उस दबाव की वजह से ध्वनि में जो परिवर्तन आते हैं मतलब कि विस्फोट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि बूम। मतलब कि ध्वनि के अंदर क्या हो गया, धमाका हो गया भैया, सोनिक बूम कहलाता है। यही फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक प्रघाती तरंग द्वारा होने वाला असाधारण वायुदाब जिससे कि ध्वनि के अंदर परिवर्तन होता है और तीव्र विस्फोट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि बूम कहते हैं। ध्वनि बूम से असहनीय शोर उत्पन्न होता है, बिल्कुल कि हमारा शोर बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, ऐसे में हमारे कानों में दर्द भी कर सकता है। तो अगर सुपरसोनिक विमान ज्यादा नजदीक से निकल जाए तो कानों में दर्द, तो इसलिए इतना ऊपर ज्यादा फिर भी इतनी ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ध्वनि बूम द्वारा उत्सर्जित विशाल ध्वनि ऊर्जा कांच के टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऊर्जा कांच के टुकड़े को टुकड़े कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने तरंग दैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि बूम के बारे में जाना और इससे संबंधित हम प्रश्नों को लेकर अगली क्लास में आएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।